प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ रहे हैं और वन्य जीव अभयारण्य में हमने जो है वो कल राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य तथा उसके साथ साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की थी। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? तो वो अभयारण्य है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और ये जो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? तो ये शेरगढ़ है आप लोगों के बारां में। कहाँ पर है? बारां में। और यहाँ से नदी कौन सी बहती है? परवन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? परवन नदी बहती है। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं, इसके बाद में जब हम लोग अगला वन्यजीव अभयारण्य देखते हैं तो वो कौन सा है? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और रणथंभौर जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है वो जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं यहाँ पर, तो कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के रणथंभौर। और रणथंभौर है कहाँ पर? तो ये है आपके सवाई माधोपुर में। कहां पर है? ये सवाई माधोपुर में है। अब रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य की जब हम लोग बात करते हैं तो रणथंभौर कहां पर है? आपके सवाई माधोपुर में है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। अब एक तो सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो ये रहा है। कौन सा है? रणथंभौर। और इसी को हमने जो है वो बाघ परियोजना स्थल भी घोषित किया है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ परियोजना स्थल, ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बाघों का घर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग बाघों का घर भी कहते हैं। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं, रणथंभौर की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ जब अपन लोग देखेंगे तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है। कौन सा गणेश मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं इसी क्षेत्र का, जब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है जो कि रणथंभौर का क्षेत्र है सवाई माधोपुर में, इससे 1955 में जो है वो वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो इसे अभयारण्य घोषित कब किया गया था? 1955 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। उसके बाद में अपन लोग देखें तो 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? इसको 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फिर अपन लोग देखें तो इसको जो है बाघ परियोजना स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? तो इसे 1973 में बाघ परियोजना स्थल के रूप में नामित किया गया था। कब नामित किया गया था? 1973 में इसको नामित किया गया था। अब फिर हम लोग देखते हैं अगला, तो वो कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है आपके? तो भरतपुर में है। ठीक है, तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, और ये कहां पर है? भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो भरतपुर में। तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य की कुछ चीजें अगर अपन लोग देखें तो उसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि यह राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ की जब अपन लोग बात करते हैं तो 1956 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1956 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। फिर हम लोग जब इसमें देखते हैं तो यही जो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य उसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ था? 1981 में। और 1985 में इसे यूनेस्को ने अपने विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था यूनेस्को ने। और ऐसा राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र है, एकमात्र स्थान है जिसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को। अब इसी में अपन लोग देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? तो ये एक तो पक्षियों का आश्रय स्थल है, पक्षियों का आश्रय स्थल है। उसके बाद में यहाँ पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। कौन से सारस पाए जाते हैं? साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ जो है जिनका नाम क्या है? सलीम अली। तो सलीम अली की कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? तो ये पक्षी वैज्ञानिक है। और पक्षी वैज्ञानिक जो है सलीम अली, उनकी जो जिसको अपन लोग ये कहते हैं कि इनकी जो कर्मस्थली रही है वो कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य रहा हुआ है। इसके बाद में गंभीरी और बाणगंगा नदियों के यहाँ से बहती है। तो कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर? तो नदियों की जब अपन लोग बात करते हैं तो दो नदियां हैं, एक तो गंभीरी है और दूसरी नदी कौन सी है? तो बाणगंगा नदी है। ठीक है। यहाँ पक्षियों के लिए जल प्राप्त कहाँ से होता है? तो वो बांध कौन सा है? अजान बांध है, जो कि भरतपुर में है ना। तो वहां से क्या प्राप्त होता है? पक्षियों के लिए जल प्राप्त होता है। कौन सा बांध है? अजान बांध है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो सुनहरा त्रिकोण जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो सुनहरा त्रिकोण पर स्थित जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुनहरा त्रिकोण जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। तो इस गोल्डन ट्रायंगल में जब हम लोग देखते हैं तो ये जो है ये क्षेत्र जो है जयपुर, आगरा और दिल्ली को मिलाने वाला एक सुनहरा त्रिकोण है। और उस सुनहरा त्रिकोण के अंदर जो है ये भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है। तो सुनहरा त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में केवलादेव के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं तो नाहरगढ़ जयपुर जो राज्य का पहला जैविक पार्क है ना। तो कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ है जयपुर में। और ये भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ पर है आपके? तो जयपुर में है, जो कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। किसकी हम लोग बात करते हैं? तो हम लोग बात करते हैं कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। ठीक है। तो ये है आपके कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के किन किन जिलों में स्थित है? तो यहाँ से अपन लोग बात करेंगे तो राजसमंद, उदयपुर और पाली, है ना। तो एक तो कौन सा जिला आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा आपके पाली। उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा आपके राजसमंद और यहाँ से आ जाएगा आपके उदयपुर। तो राजसमंद, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में पाली, इन तीनों जिलों में फैला हुआ है और ये 2 संभाग में स्थित है। ठीक है। पाली कौन से संभाग में है? जोधपुर संभाग में है। तथा राजसमंद और उदयपुर कौन से संभाग में है? उदयपुर में है। तो इस प्रकार उदयपुर और जोधपुर दोनों संभागों में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? आपके कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जंगली भेड़ियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली भेड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर इस क्षेत्र में रणकपुर का जैन मंदिर भी आता है। ठीक है। तो रणकपुर का जैन मंदिर भी आपके कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्षेत्र है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रणकपुर का जैन मंदिर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं और भी कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य का जब हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके, तो अगला कौन सा है? बूंदी में है, जिसको हम लोग कहते हैं रामगढ़ विषधारी बूंदी, है ना। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं बूंदी में, तो बूंदी में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? तो बूंदी में यहाँ पर आ जाएगा आपके रामगढ़ विषधारी। कौन सा आ जाएगा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य।
और ये कहाँ पर है? बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। तो बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। ठीक है, इस प्रकार से बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं तो राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? सज्जनगढ़ है। और सज्जनगढ़ कहाँ पर है आपके? तो सज्जनगढ़ है उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? तो सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, और ये राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? सज्जनगढ़ उदयपुर में हो जाएगा। ये राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। उसके बाद में फिर हम लोग जब बात करते हैं सज्जनगढ़ उदयपुर के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं तो उदयपुर में ही एक और अभ्यारण्य है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फुलवारी की नाल। क्या कहते हैं? फुलवारी की नाल। और फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, और फुलवारी की नाल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से 3 नदियां निकलती है, सोम, मानसी और वाकल। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? सोम, मानसी और वाकल नदियां निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? फुलवारी की नाल से। फुलवारी की नाल कहाँ पर है आपके? तो उदयपुर में है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पाली, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ से अजमेर, और पाली, अजमेर तथा फिर यहाँ से आ जाएगा आप लोगों के राजसमंद। तो राजसमंद, पाली और अजमेर है ना। तो राजसमंद, पाली और अजमेर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एक और अभ्यारण्य है और इसको अपन लोग क्या नाम देते हैं? इसको अपन लोग नाम देते हैं रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, और रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर है? तो ये है, एक तो आपके राजसमंद में आएगा, दूसरा जिला कौन सा आएगा? पाली आएगा, तीसरा जिला कौन सा आएगा? अजमेर आएगा। तो राजसमंद कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। पाली कौन से संभाग में है? जोधपुर संभाग में है। अजमेर कौन से संभाग में है? अजमेर संभाग में है। इस प्रकार से ऐसा अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है, तो 3 संभागों में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। जो कितने संभागों में फैला हुआ है? 3 संभागों में फैला हुआ है। कौन सा? रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ से आगे तो एक और अभ्यारण्य है और वो अभ्यारण्य कौन सा है? केला देवी अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि कहाँ पर है आपके? तो यहाँ सवाई माधोपुर है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपके करौली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करौली का क्षेत्र हो गया ये। तो करौली में जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? केला देवी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? केला देवी अभ्यारण्य। और किसके लिए जाना जाता है ये? धोकड़ा के वनों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? धोकड़ा के वनों के लिए जाना जाता है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? केला देवी अभ्यारण्य। उसके बाद में फिर जब हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं, केला देवी अभ्यारण्य के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं तो जयपुर में एक और अभ्यारण्य है और वो कौन सा अभ्यारण्य है? जमवा रामगढ़। कौन सा अभ्यारण्य है? जमवा रामगढ़। और ये जमवा रामगढ़ कहाँ पर है आपके? जयपुर में है। तो जयपुर में जमवा रामगढ़ है। उसके बाद फिर उदयपुर में ही एक और अभ्यारण्य है और वो अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पे आ जाएगा जयसमंद। और जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर के जयसमंद अभ्यारण्य की अगर अपन लोग विशेषताओं की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके बघेरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक महल है, इस महल को अपन लोग क्या कहते हैं? रूठी रानी का महल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग इसको? रूठी रानी का महल कहते हैं। उसके बाद में फिर आप लोगों क्या आता है? भरतपुर में एक और अभ्यारण्य है और वो अभ्यारण्य कौन सा है? बंद बारेठा। ठीक है, तो अपन लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो भरतपुर में एक और अभ्यारण्य है और वो अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? वो अभ्यारण्य हो जाएगा बंद बारेठा। और बंद बारेठा कहाँ पर है? तो बंद बारेठा है आपके भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर बंद बारेठा है। उसके बाद में बस्सी अभ्यारण्य और बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य आपके हैं चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? 2 अभ्यारण्य हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा बस्सी और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बेसरोडगढ़। तो बस्सी और बेसरोडगढ़ दोनों अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप लोगों के है ये चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे धौलपुर में 2 अभ्यारण्य हैं, रामसागर, केसरबाग और वन विहार। ये धौलपुर में है। ठीक है, तो धौलपुर में जो अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य कितने हैं धौलपुर में? धौलपुर में 3 अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके रामसागर, एक है आपके वन विहार अभ्यारण्य, एक है आपके
केसरबाग अभ्यारण्य। तो रामसागर वन विहार और केसरबाग ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके धौलपुर में है। कहाँ पर है? आपके धौलपुर में है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखें तो काले हिरणों अथवा कुर्जा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो चूरू, है ना। तो चूरू यहां पर आ जाएगा। तो चूरू में कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर। कौन सा है? ताल छापर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण। और कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षियों के लिए। कौन से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य का हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया। धन्यवाद, शुभकामनाएं।